यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से आपको समझा दूं कि गिनती 1 से 4 तक की गिनती जो है तीनों लिंगों में होती है। जैसे यहाँ पर एक बताया है, पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम है। यहाँ आप दो की संख्या को भी तीनों लिंगों में देख सकते हैं, द्वौ, द्वे और द्वे। अब यहाँ पर आप 3 की गिनती को भी देख सकते हैं तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसक लिंग में त्रीणि। अब यहाँ पर 4 की संख्या को भी देख लें, पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसक लिंग में चत्वारी रूप बनता है। बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्र आ जाएगा। उद्याने त्रया के स्थान पर तिस्र लगा देंगे। अहम एकस्य सारिकाम पश्यन्ति, तो एकस्य सारिका है तो सारिका जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे एका आ जाएगा। अहम एका सारिकाम पश्यामी, देखता हूँ। आकाशे द्वौ चटके उत्पततः, तो चटके है यहाँ पर यानी कि चिड़िया स्त्रीलिंग है तो द्वौ के स्थान पर द्वे आ जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के द्विवचन में द्वे आता है, एक ही मात्रा आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे द्वे कर देंगे। तीसरे में दिया हुआ है उचित संख्यावाचक पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उचित संख्यावाचक शब्दों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। वाहने, वाहन में 4 चक्राणी होते हैं तो चक्राणी में नपुंसक लिंग दिखाई दे रहा है बहुवचन, इसलिए यहाँ भी चतवारी हो गया। मुखे नेत्रे भवतः, मुख पर 2 नेत्र होते हैं तो यहाँ पे मुखे एक ही मात्रा लगी है। नेत्रे में भी नेत्रे जो है वो नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए नेत्रे में एक की मात्रा तो यहाँ भी एक ही मात्रा आएगी। मुख पर 2 नेत्र होते हैं। ऋतवः षट भवन्ति, और भवंती भवंती लिखा हुआ है षट का, क्योंकि 5 के बाद तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए ऋतुएं 6 होती हैं तो षट का षट ही आ जाएगा। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 में इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दशरथस्य पत्नियां आसन, दशरथ की 3 पत्नियां थी तो 3 को स्त्रीलिंग में तिस्र बोलते हैं, इसलिए दशरथस्य तिस्र पत्नियां आसन, तिस्र आ जाएगा यहाँ पर भी। अब आगे देखें, चौथे प्रश्न में बताया हुआ है मेल करना है, मैच कॉलम, मैचिंग कॉलम है ये, तो इसको देखना है कि एका ये स्त्रीलिंग का एक वचन है तो स्त्रीलिंग में एका, इसमें भी स्त्रीलिंग का एक वचन ही होना चाहिए। इसमें तो सब में ये लगे हुए हैं, इसका मतलब ये जिह्वा, ये तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, जिह्वा के साथ एक वह हो गया। द्वे नेत्रे हो गया, द्वयोः हस्तयोः हो गया। बिल्कुल उसी रूप को मैच करके आप मिला सकते हैं। एकस्य में स्या षष्ठी विभक्ति लगी है तो मुखस्य होगा। एकः पादः विसर्ग लगा, यहाँ भी विसर्ग हो गया। एकस्मात् पंचमी विभक्ति हो गया और गृहात भी पंचमी विभक्ति है, एकस्मात् के साथ गृहात हो गया। इस तरह से हमने इसके साथ इस तरह से मिला दिया। 5वां प्रश्न है 10वां बालक यानी दशम बालकः, कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये वाली पादानें होती हैं, इसको हम संस्कृत में देखना होता है। तो 10वां बालक यानी दशमः बालकः, 5वां आदमी पंचमः नरः, 9वां घोड़ा नवमः अश्वः, तीसरी गेंद त्रयम कंदुकः, दूसरी पंक्ति द्वितीया पंक्ति, द्वितीया पंक्ति, चौथा वृक्ष चतुर्थ वृक्षः, 7वां पत्ता सप्तम पत्रम, पहली कन्या प्रथमा बालिका, छठा आदमी षष्ठः नरः, 8वां घर अष्टम गृहम। इस तरह से इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये सारी चीजें संस्कृत में भी सीखनी होती है। मूल्यांकन है, इसको आप खुद स्वयं इसको हल करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको समझ नहीं आया। ये आपका अपना अभ्यास हो जाएगा। इसको अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब ये पिक्चर में दिखाया गया है, पुल्लिंग है ये पहला। पुल्लिंग में एक को एकः यानी विसर्ग लगता है, जैसे कि बालक शब्द में बालकः विसर्ग लगा है, बिल्कुल इसी तरह से आप ध्यान रखोगे कि बालक शब्द पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, तो बालक में अगर विसर्ग लगा है तो एक में भी विसर्ग लगेगा अगर ये पुल्लिंग के लिए आया है। एकः बालकः पठति। अब ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में अंत में आ की मात्रा आती है, जिस तरह से बालिका शब्द में आ की मात्रा आई है, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द रूप
इस तरह से चलेंगे। अगर बालिका शब्द रूप याद किए हैं तो बालिका शब्द को ध्यान में रख लो कि बालिका स्त्रीलिंग में आ की मात्रा अंत में आ रही है, तो एका में भी आ की मात्रा अंत में आएगी। तो एका बालिका पढ़ती, एक बालिका एक बच्ची पढ़ती है। एकम फलम अस्ति। अब ये नपुंसक लिंग का रूप है, तो नपुंसक लिंग के रूपों में फलम ऐसे आता है ना, फलम फले फलानी, तो यहाँ एकम फलम, यहाँ फलम है तो यहाँ भी एकम आया, एकम फलम अस्ति, एक फल है। अब दो के बारे में समझे कि दो को क्या कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दो भी आएगा, जैसे कि हम बालक शब्द के रूप याद करते हैं तो बालक में एक वचन में बालकः आता है और द्विवचन में बालकौ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी द्विवचन में गजौ जैसे आया है, तो यहाँ दो के लिए द्वौ आएगा, औ की मात्रा लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। एकः में विसर्ग लगा है तो द्वौ में औ की मात्रा लगेगी, क्योंकि पुल्लिंग रूप जो होते हैं बालकः बालकौ बालकाः ऐसे होता है। ऐसे ही ये गज के रूप भी बालक की तरह ही चल रहे हैं, जैसे गजौ में औ की मात्रा आई है द्विवचन में, तो इसलिए दो की संख्या के लिए भी द्वौ ही आएगा। तो द्वौ गजौ गच्छतः। इसी तरह से देखो स्त्रीलिंग के रूप देख लो, सह तौ ते होता है ना, तो तौ सह तौ ते, तो इसमें होता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग को आप इस तरह से याद करो, बालिका बालिके बालिका आ रहा है, या फिर अगर हम कहें सा ते ताह, सा ते ताह को ध्यान में रख लो, तो सा में आ की मात्रा है और ते में ये द्विवचन में ते आ रहा है, तो यहाँ पर भी द्वे दो संख्या के लिए द्वे आ गया। इसमें साते ता आता है और इसमें फलम फले फलानी इस तरह से आता है, जैसे फलम फले द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पर भी द्वे यानी एक ही मात्रा आ रही है। तो इस बात को आप इसके साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। तो द्वौ बालकौ में द्वौ आता है द्विवचन में, इसलिए द्वौ। स्त्रीलिंग के द्विवचन में ए आता है, इसलिए द्वे। और नपुंसक लिंग में भी दो के लिए द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, जैसे फलम फले, तो यहाँ पर भी द्वे आ रहा है। तो द्वे फले स्तः, दो फल हैं। द्वे चटके वृक्षे तिष्ठतः, दो चिड़िया वृक्ष पर बैठी हैं। द्वौ गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। इस तरह से इनका हम ध्यान रख सकते हैं। अब तीन की गिनती की ओर चलते हैं कि तीन को संस्कृत में क्या कहते हैं। तीन, जैसे कि त्रयः में विसर्ग आता है, यानी कि पुल्लिंग में विसर्ग आता है, तो त्रयः विसर्ग को ध्यान में रखते हुए तीन की गिनती को इस तरह से लिखेंगे जिसमें विसर्ग आ रहा है, त्रयः, है ना। त्रयः अश्वाः धावन्ति। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में हमने तिस्र लगाना है, तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, क्योंकि तीन जो है, तीन की संख्या जो है बहुवचन में ही गिनी जाएगी और दो की संख्या को हमेशा ही द्विवचन में ही रखा जाएगा, क्योंकि दो खुद द्विवचन है और एक के जो वचन होते हैं एक हमेशा ही एक वचन में आएगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो त्रयः बहुवचन है, तो बहुवचन के आधार पर त्रयः अश्वाः धावन्ति, और स्त्रीलिंग में तिस्रः विसर्ग लग रहा है, यह ध्यान रखो, और तिस्र आ रहा है। तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, तीन शिक्षिकाएं आती हैं। और नपुंसक लिंग में त्रीणि, यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रख सकते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं कि नपुंसक लिंग के बहुवचन में हमेशा ही आनी, लास्ट में आनी आता है, यानी नी आता है। तो नी को ध्यान में रखो कि यहाँ नपुंसक लिंग के तीन में त्रीणि आएगा, क्योंकि ये भी बहुवचन का रूप है और बहुवचन के शब्द रूप में लास्ट में नी आता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए आप याद कर रख सकते हैं कि त्रीणि फलानी सन्ति, तीन फल हैं, तीन शिक्षिकाएं आती हैं, तीन घोड़े दौड़ते हैं। इस तरह से इनका हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं चार की संख्या पर। एक वचन, जैसे कि पुल्लिंग में विसर्ग होता है, तो चत्वारः बालकाः खेलन्ति, चार बालक खेलते हैं। चतस्र, अब यहाँ पे चतस्र, तिस्र में भी स्र लगा था और चार में भी स्र लग रहा है। इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि स्त्रीलिंग में तीन को तिस्र कहा है तो चार को चतस्र बोल रहे हैं। चतस्रः कन्याः खेलन्ति, चार कन्याएं खेलती हैं। और कापाटिकाया चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। अब कापाटिकाया मतलब कि एक जो रैक है इसको बोला गया है, कापाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। ये जो रैक है इसमें चार पुस्तकें रखी हैं। नपुंसक लिंग के चार में भी ई की मात्रा लास्ट में आएगा और तीन में भी त्रीणि ई की मात्रा लास्ट में आएगी। अब हम देखते हैं कि तो कैसे, पंच वृक्षाः सन्ति, पांच वृक्ष हैं। पंच कन्याः क्रीडन्ति, यहाँ भी पांच आया, पंच आया, पंच आया, सेम आया ना, तो पांच कन्याएं खेलती हैं। पंच क्रीडकानि सन्ति, पांच खिलौने हैं, है ना, क्रीडकानि खिलौने हैं। तो तीनों में है पुल्लिंग
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही 5 संख्या एक सी आई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस ये ध्यान रखना है 4 तक की संख्या में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप इसके याद करने होते हैं, और 5 से लेकर आगे की सारी संख्याएं सेम होती हैं, तीनों लिंगों में सेम चलती हैं। अब ये तो बात होगी कि 5 के बाद की सारी संख्या सेम होती है। अब 5 तक हमने सीख लिया। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, और त्रि और चतुर शब्दों के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, और पंच से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ये एक बात की विशेषता है, इसको आप ध्यान में रख लो। और उसके बाद शब्दकोश आया है, शब्दकोश आप पढ़ लेंगे। मुख्य द्वार, मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट, विभागा, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट्स, वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, तलानी, तल अर्थात फ्लोर्स, प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएं अर्थात लैब्स, रुग्णानाम बीमारों का अर्थात ऑफ द सिक्स, जम्बू वृक्षा अर्थात जामुन के पेड़, ब्लैकबेरी ट्रीज, वर्धयंती अर्थात बढ़ाते हैं, इंक्रीज, कृत्य अर्थात लिए अर्थात फॉर, आवागमने आने जाने में अर्थात टू एंड फ्रो। इस तरह से हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके शब्दों के अर्थ समझ लिए। अब आप अपने आप इसका अध्ययन जरूर करें, और अध्ययन करते समय जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा।